हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। जीएस वाले एकेडमी में मैं सत्येंद्र आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को जय हिंद। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 23 जनवरी को आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। लास्ट टाइम तो आपने देखा कि पेपर लीक हो गया था, तो इस बार आप इस सब उम्मीदों में मत बैठिएगा कि इस बार भी बिल्कुल पेपर होगा और सही तरीके से होगा, और हो सकता है कि प्रश्नों का स्तर भी थोड़ा बेहतर देखने को मिले। ये एक पॉसिबिलिटी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं लास्ट के 10 दिन आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज या पुराने प्रश्न आपके सामने लेकर आऊँगा और कुछ नए क्वेश्चन भी आपके सामने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि 20 जनवरी तक मैं आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करा सकूँ। जैसा कि आप लोग साइकोलॉजी यूपी टेट के एग्जाम में पढ़ते ही हो, थॉर्नडाइक का नियम आपने पढ़ा ही होगा, प्रयास त्रुटि भूल का सिद्धांत है। यानी कि अभी जितने भी एरर कर लोगे, जितनी भी गलतियां कर लोगे, इन्हीं गलतियों से आपकी सारी गलतियां दूर होकर आपके अंदर एक्यूरेसी और सही तरीके विकसित हो जाएंगे। तो आज गलती कर लीजिए, सारी की सारी प्रैक्टिस अभी कर लीजिए, धीरे धीरे इन गलतियां कर करके आप सीख जाओगे। तो इसी क्रम को हम लोग ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर प्रैक्टिस सेट पर हमने बनाया हुआ है, और आज हम लोग 25 से 30 स्पीड टेस्ट कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मैं बाल मनोविज्ञान, जिसे आप बाल विकास भी बोलते हो, और सीडीपी पे पुराने प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग कौन बनेगा करोड़पति के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आप चैनल को हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं आप ही का चैनल है। तो आइए, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने कि, ध्यान से देखेंगे, सामूहिक आचेतन का संप्रत्यय डैश 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 द्वारा दिया गया था। पावलोव, स्किनर, फ्राइड या युंग। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो और उसके 4 ऑप्शन दे रखे हो, तो 4 ऑप्शन में जो भी मनोविज्ञानी का नाम आए तो उसका सारा एनकाउंटर कर दो। एनकाउंटर कहने का अर्थ यह है कि चारों ऑप्शन के बारे में भी आप जानकारी ध्यान में रखें। पहले तो सबसे पहले इसका आंसर मैं आपको दूंगा कि सामूहिक आचेतन का संप्रत्यय का सिद्धांत जो था वो आपका सिगमंड फ्राइड के शिष्य कार्ल युंग ने दिया था। ध्यान रखेंगे, कार्ल युंग ने दिया था। और जैसा कि आप जानते होंगे, कार्ल युंग जो स्विट्जरलैंड का रहने वाला था, सिगमंड फ्राइड का बहुत पक्का चेला हुआ करता था। ध्यान में रखेंगे। अब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेंगी। जहां कार्ल युंग विश्लेषणवाद का जनक माना जाता है, वहीं इनके फादर यानी कि इनके गुरु सिगमंड फ्राइड जो थे, मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं। ये वही फ्राइड हैं जिन्होंने ईड, ईगो, सुपर ईगो, अहम, परम अहम जैसे शब्दों का अपने सिद्धांत में प्रयोग किया था। ठीक है, चूंकि प्रश्न हमारा कार्ल युंग से संबंधित है, तो आप कार्ल युंग के बारे में ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आपने लगा दिया है डी। अब क्या होता है सामूहिक आचेतन, देखिएगा। आपका जो कार्ल युंग था, उसने आचेतन मन का जो संप्रत्यय का सिद्धांत दिया। आचेतन समझते हो ना, एक होता है चेतन। चेतन यानी कि आप सचेत हो, जागरूक हो, और आचेतन का मतलब हो कि आप जागरूक अवस्था में नहीं हो। तो ये सामूहिक आचेतन के बारे में कार्ल युंग बताता है कि इनके इस सिद्धांत को 2 भागों में बांट सकते हैं, व्यक्तिगत आचेतन और दूसरा होता है सामूहिक आचेतन। तो व्यक्तिगत आचेतन और सामूहिक आचेतन आपका कार्ल युंग ने दिया। जहां सामूहिक आचेतन में कार्ल युंग बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो आचेतन है तो उसके आचेतन में वो अकेला ही आचेतन नहीं है, सिर्फ उसी के आचेतन के गुण नहीं है, ये उसके आनुवांशिक रूप से उसके माता पिता के जो गुण होते हैं वो भी सामूहिक रूप से उसके आचेतन माइंड में देखने को मिलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, सामूहिकता का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति के आचेतन मन में उसके पेरेंट्स की जो आनुवांशिकता के आचेतन के गुण हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये देने वाला था आपका कार्ल युंग। इतनी बात हो गई। अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं भाई। ये वही कार्ल युंग है जिसने व्यक्तित्व का 3 भागों में वर्गीकृत किया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। ठीक है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी शब्दों का भी चर्चा करी थी कार्ल युंग ने। अब आप पूछते होंगे कि भाई ये अंतर्मुखी क्या होता है। भाई अंतर्मुखी
का मतलब ये अर्थ निकाला जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो शर्मीले टाइप के होते हैं। सिर्फ इतना कह देना सही नहीं होगा। अंतर्मुखी उस टाइप के व्यक्ति हैं जिन्हें किताबी दुनिया में रहना थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है। जैसे कि साहित्यकार, कवि लोग जो टाइप होते हैं, साइंटिस्ट टाइप के लोग होते हैं, वो अंतर्मुखी में आ जाएंगे। जबकि संचार में, बोलने में निपुण हो, बोलने में जैसे कि आपके पॉलिटिशियन, एडवोकेट टाइप के लोग हो गए, आपके डॉक्टर टाइप के लोग हो गए, जो बोलने में एक्सपर्ट है, ये बहिर्मुखी टाइप के व्यक्ति हो गए। जबकि उभयमुखी में वे व्यक्ति आ जाते हैं जो अंतर्मुखी भी हैं और बहिर्मुखी भी, दोनों के गुण देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, इतनी बात हो गई। ये किसने दिए? आपके कार्ल यूंग ने। आंसर मैंने आपको सामूहिक चेतन का बता ही दे रखा है। चौथे नंबर आपका सही है। अब देखिएगा, स्किनर, भाई ये वही स्किनर है जिसने सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। याद कीजिए, ठीक है, स्किनर की बात, जिसने चूहे और कबूतरों पर अपना प्रयोग किया। और भाई ये ए ऑप्शन पावलोव देख रहे हो ना, पावलोव भाई वो है जिसको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था पाचन क्रिया पर शोध के लिए, जिसने कुत्ते की लार पर अध्ययन किया था और जिसे शास्त्रीय अनुबंधन का जनक माना जाता है, शास्त्रीय अनुकूलित अनुक्रिया का जनक माना जाता है। ये थे आपके पावलोव। तो उम्मीद करता हूं कि जो हमने पहले क्वेश्चन की चर्चा करी है वो आपको ध्यान में रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग कौन बनेगा करोड़पति के धीरे धीरे लेवल में आगे बढ़ते हुए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है ये क्वेश्चन। देखिएगा, बोल रहा है इरोस शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति, मरण मूल प्रवृत्ति, भय मूल प्रवृत्ति, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति। ठीक है, इतनी बात हो गई। सबसे पहले बच्चा, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम ऑस्ट्रिया के रहने वाले सिगमंड फ्राइड के बारे में उनका सिद्धांत मनोविश्लेषणवाद पढ़ते हैं, जहां वो मनोविश्लेषण सिद्धांत में व्यक्तित्व की बात करते हैं और उस व्यक्तित्व में अभिप्रेरणा जैसे शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया। ये एक जनरल एक बात करी। तो ध्यान रखिएगा, जो सिगमंड फ्राइड था ना, उसने मूल प्रवृत्ति पे भी चर्चा करी और उसने मूल प्रवृत्ति जो होती है उसको दो भागों में बांटा है। एक होती है जीवन मूलक और दूसरा होता है मृत्यु मूलक। जैसा कि आप जानते हैं, सिगमंड फ्राइड का जीवन जो होता है डिजायर, इच्छा, वासना, एनर्जी पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट था। ये वही सिगमंड फ्राइड थे जिन्होंने बोला था कि शैशव अवस्था में ही काम वासना जैसी चीजें बच्चों में शैशव अवस्था में देखने को मिल जाती हैं। किसने? सिगमंड फ्राइड ने। तो इसी सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रवृत्ति को जीवन मूलक और मृत्यु मूलक को बताया। जीवन मूलक के बारे में ये बोलते हैं कि भाई जीवन मिला है तो जीवन के लिए ऊर्जा होना चाहिए, एनर्जी। ठीक है, यानी कि जीवन मिला है तो जी भर के जियो। और लिबिडो जो सेक्सुअल डिजायर है, इन शब्दों का प्रयोग भी आपका सिगमंड फ्राइड ने किया है। जहां इरोस के बारे में बता रहे हैं वो जीवन मूलक प्रवृत्ति, यानी कि जीवन मिला है तो जी भर के जियो। जबकि दूसरी मूल प्रवृत्ति होती है थैनाटोस। ये वो मूल प्रवृत्ति है थैनाटोस जो हमें नकारात्मकता या नेगेटिव या तनाव की ओर ले जाने का कार्य करती है। तो सिगमंड फ्राइड बोलता है कि थैनाटोस से बचना चाहिए भाई, जबकि इरोस होना चाहिए, क्योंकि इरोस है जीवन से संबंधित, सकारात्मकता से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित, एनर्जी, डिजायर, वासना से संबंधित। ठीक है, ये सारे के संबंधित है। लिबिडो भी बोल सकते हैं। आपसे वो ये भी पूछ सकता है लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर का शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? सिगमंड फ्राइड। और इसने इरोस से उसका कनेक्शन जोड़ा है। कुल मिला के जीवन मिला है तो जी भर के जियो, एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, यानी कि पॉजिटिव रहना। यानी कि इसका आंसर आपको मिल गया है जीवन मूल प्रवृत्ति। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर लगा लिया होगा। अब हम लोग थर्ड की ओर बढ़ते हैं। अहम निर्देशित होता है। ठीक है, देखिएगा, सिगमंड फ्राइड जब अपना जो वो होता है ना व्यक्तित्व की रचना की बात करते हैं सिगमंड फ्राइड, तो व्यक्तित्व की रचना में 3 पार्ट्स उन्होंने उल्लेखित किए, वर्णन किया। एक पहला है ईग या इदम, दूसरा अहम जिसे ईगो
और तीसरा परम अहम, जिसे सुपर ईगो के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ईद, दूसरा ईगो और तीसरा सुपर ईगो। सुपर ईगो यानी परम अहम। देखिएगा, इन तीनों के बीच में जो है वो ईगो है, जिसे अहम के नाम से जानते हैं। और ये ईगो वह अवस्था है जिस तरह तराजू जो होता है दोनों पलड़ों को संतुलित करने का काम करता है, उसी तरह ईगो अहम ना सुपर ईगो को ज्यादा होने देता है, यानी कि परम अहम को ज्यादा नहीं होने देगा, ना ही वो ईदम जो होता है उसको बहुत ज्यादा होने की कोशिश करेगा। यानी कि ईगो एक वह स्थिति है जो रियलिटी या वास्तविकता के सिद्धांत पे काम करती है। यानी कि तीसरे का आंसर जो है अहम, जो है जिसे हम ईगो के नाम से जानते हैं, जिसका सही आंसर होगा वास्तविकता के सिद्धांत। इसको एक बार हम लोग और समझ लेते हैं, ठीक है। ईद इनटू सुपर ईगो को। ईद वह अवस्था है जहां बालक को सब कुछ चाहिए। मार्केट गया माँ बाप के साथ, उसने बोला कि 20,000 की साइकिल चाहिए तो चाहिए। उसे नहीं पता कि बालक छोटा है, उसे साइकिल चाहिए तो चाहिए, क्योंकि उसको साइकिल चलाने से खुशी मिलती है। इसलिए इदम को सुखवाद से जोड़ के बताया गया है, या इच्छा पूर्ति की अवस्था के नाम से बताया गया है, या इच्छाओं के भंडारण से बताया गया है। कोई सी भी इच्छा हो सकती है जो भंडारण के रूप में, चाहे वो पूरी हो चाहे ना हो, चाहे डिजायर हो, लिबिडो हो, वासना हो, जिसे वो पूरा करना चाहता था नहीं हो पाया और वो मन में दब गया, वो सारा का सारा, और वो सारी चीजें जिसको खेलने से सुख मिले, वो ईदम कहलाता है। अब भैया मम्मी पापा उस खिलौने को नहीं दिलवा पा रहे, या बच्चे को पता ही नहीं है ये 20,000 का खिलौना है, वो तो बाद में पता चलेगा जब वो बड़ा हो जाएगा, उसको वास्तविकता हो जाएगी, रियलिटी हो जाएगी। जो रियलिटी वास्तविकता है वो कहलाता है आपका ईगो या अहम, इसलिए वास्तविकता। जबकि सुपर ईगो, परम अहम, वो स्थिति है जहां बच्चा हम आपके हैं कौन मूवी देख के आया है आलोकनाथ की, घर घर के बाबू की याद है ना, यानी कि जहां नैतिकता, आध्यात्मिकता, माँ बाप बूढ़े हो गए, उन्होंने बोला है कि चलो चारधाम की यात्रा कर लेते हैं, चोरी करना पाप है, ये सारी की सारी चीजें जो चोरी करना पाप है, ये जो इंडिकेट कर रहा है, ये सुपर ईगो परम अहम को इंडिकेट कर रहा है, नैतिकता को, नैतिकता की बात करता है। जबकि इनमें सबसे बेस्ट जो होता है वो ईगो की बात करता है, रियलिटी की बात करता है, जो दोनों को बैलेंस करने की काम करेगा। यानी तीसरे का आंसर आप लोगों ने वास्तविकता लगा लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग, कॉलीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है बेटा, जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होगा। भाई ये क्वेश्चन प्रीवियस पूछा जा चुका है यूपी टेट के एग्जाम में। देखिएगा, कॉलीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है, पहले ही बता दिया गया है। और हार्मोन जो होता है एक प्रोटीन होते हैं आपके शरीर में, जबकि वो बात कर रहा है हार्मोन की, हमने बोला प्रोटीन है, लेकिन किस हार्मोन की बात कर रहा है, कॉलीसिस्टोकाइनिन। देखिएगा, हमारा जो गैस्ट्रो रीजन होता है, गैस्ट्रो यानी कि स्टमक, यानी कि आपका पेट, ठीक है, तो कॉलीसिस्टोकाइनिन आपके पेट में जो छोटी आंत जो होती है ना, छोटी आंत समझते हो ना, छोटी आंत से जुड़ा हुआ ये एक हार्मोन है। और इसका मेन फोकस ध्यान रखिएगा, ये भूख कम हो जाती है इस हार्मोन से। यदि ये इंजेक्शन अगर दे देते हैं ना तो क्या होगा, इससे भूख कम हो जाएगी। और ध्यान में रखिएगा, हमारे पेट में जो छोटी आंत है उससे कनेक्टिविटी इसकी रहती है, यानी कि हमारे शरीर के आंतरिक हिस्सों में पाए जाने वाला ये एक हार्मोन है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि चौथे का आंसर आपको भूख कम हो जाती है, सी ऑप्शन या थर्ड नंबर का आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलेंगे, सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे आप लोगों के। पांचवा बोल रहा है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा, 16 वर्षीय बच्चा यानी कि बच्चे की वास्तविक आयु बोल रहे, 16 वर्ष का है ना, यानी मेरे बारे में बोलता, आपके बारे में बोल रहा, आप जितनी समझ लीजिएगा, यानी कि ये रियलिटी, CA क्रोनोलॉजिकल, जिसे हम लोग वास्तविक आयु भी कहते हैं। CA को वास्तविक आयु कितनी, 16। 16 वर्षीय बच्चा
75 अंक प्राप्त कर रहा है, यानी कि टेस्ट में 75 अंक प्राप्त कर रहा है, तो उसकी मानसिक आयु मेंटल एज कितनी होगी? तो हमें पता है IQ यानी बुद्धि लब्धि MA बटे CA गुणे 100। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो वो पूछ क्या रहा है आपका मानसिक आयु, वास्तविक आयु दे रखा है आपका 16 गुणे 100 करोगे, जबकि IQ यानी कि बुद्धि लब्धि वो ये इंडिकेट कर रहा है कि कितने अंक प्राप्त कर रहा है, यानी कि 75। यानी कि आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो मैंने 25 3 75, 25 चौको 100, 4 चौको 16 और 4 उस साइड लेके जाओगे तो 4 गुणे 3 बराबर 12, यानी कि इसका आंसर आपका 12 वर्ष प्राप्त होगा। और जो 75 अंक है ना, वो बुद्धि लब्धि को प्रदर्शित कर रहे हैं, और इसको आंसर आप सॉल्व करोगे तो 12 वर्ष प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सही कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS में होते हैं सभी भाई। केंद्रीय नर्वस सिस्टम जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है आपका, इधर से जो स्टार्ट होता है, सभी अंग हाथ वाथ पैर वैर नहीं होते हैं। ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, आपका मस्तिष्क तक जाएगा, और ये आपकी जो मेरु रज्जु होती है ना, जैसे स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जो होती है, जो आपके बीचों बीच पाई जाती है मेरु रज्जु, यानी कि इसमें मस्तिष्क जो है, और मस्तिष्क के हिस्से से आपकी जो रीढ़ की हड्डी जो ऊपर तक जाती है वो जो कनेक्ट हो जाती है, यानी कि मस्तिष्क और मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड, वो दोनों शामिल किए जाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। और इसका सही आंसर बेटा छठे का आप लोग D ऑप्शन लगा लिए होंगे, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बंदे। चलिए अगला क्वेश्चन है मनोग्रसित बाध्यता एक विकृति डिस्ट्रोफी है। मनोविच्छेदी, समायोजन विकृति, चिंता विकृति या कार्य प्रारूप विकृति। देखिएगा, मनोग्रसित यानी मन से ग्रसित, बाध्यता यानी कि किसी चीज को रोकना एक विकृति है। ये एक चिंताग्रस्त विकृति है, ध्यान में रखेंगे, जिस पर मनुष्य का स्वयं पर एक नियंत्रण नहीं हो पाता। तो ध्यान में रखिएगा, सातवें का आंसर आपका C नंबर का है, चिंता विकृति है मनोग्रसित बाध्यता। यानी कि आपके 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, क्योंकि यूपी टेट का एग्जाम आपका बहुत बहुत करीब है। चलिए अब देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सृजनशीलता। भाई क्रिएटिविटी की बात कर दी भाई उसने। आप चलो क्रिएटिविटी की बात कर दी तो हम लोग भी क्रिएटिविटी की बात करते हैं। सृजनशीलता की पहचान है तो किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण करा? भाई बहुत इंपॉर्टेंट, और क्रिएटिविटी सृजनशील से संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी इस बार भी। तो ध्यान रखिएगा, सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का जनक जो होता है ना, एलिस पॉल टॉरेंस का नाम आता है। अगर आपसे पूछे सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया या सृजनात्मक चिंतन का जनक भी कौन है, तो एलिस पॉल टॉरेंस। पहले तो आंसर हमने लगा दिया इसका, बी बॉम्बे वाला बिल्कुल, टॉरेंस आपका एलिस पॉल टॉरेंस पूरा नाम है इनका। अब मन में आती होगी कि ये सृजनात्मकता होता क्या है। देखिए, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी एक ऐसा शब्द है जो भीड़ से हटकर, झुंड से हटकर किसी नई चीज को बनाने में विश्वास रखता है। क्रिएटिव यानी कि नयापन, नए विचार, नया उत्पाद बना देना, जिसे नवाचार के नाम से कहते हैं। जिसके विचार में नवीनता देखने को मिले, उसका ज्ञान कॉपी पेस्ट ना हो और उसके नॉलेज में एक फ्लो देखने को मिले, एक धारा देखने को मिले। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्रिएटिविटी से संबंधित होती हैं। उम्मीद करता हूं कि 8वें का आंसर आप लोगों ने टॉरेंस लगा लिया होगा। और ध्यान रखिएगा, इसी सृजनात्मकता से संबंधित एक जी वॉलस नाम का एक व्यक्ति आएगा,
जो सृजनात्मक चिंतन के 4 चरण देगा आपके, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस सेट पेपर में आगे आपको वो क्वेश्चन देखने को मिले। अभी हम लोग 9वें की ओर बढ़ते हैं और 9वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने ये रहा। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? भाई थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी हैं भाई, जिन्होंने प्रयास, त्रुटि, भूल का सिद्धांत दिया था। अंग्रेजी में ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से जानते हैं। याद आया? सीखने के नियम के प्रतिपादक भी कौन है आपके? थॉर्नडाइक। 2 भागों में सीखने के नियम दिए थे, प्राथमिक नियम और गौण नियम। प्राथमिक नियम 3 है, गौण नियम जो है वो 6-7 आपको देखने को मिल सकते हैं। तो थॉर्नडाइक बेटा ध्यान में रखिएगा, व्यवहारवादी है। 9वें का आंसर ए लगा लीजिएगा। संज्ञानात्मक सिद्धांत तो हो ही नहीं सकता, ये तो जीन पियाजे ने दिया है। जबकि मनोविश्लेषण की बात करूंगा ना, तो मनोविश्लेषण याद कीजिए, वही जिसने मन की तुलना बर्फ के पहाड़ चट्टान से की है, जिसका 9/10 भाग दब गया है, वो अचेतन मन है। जो दिखाई देता है वो 1/10 वो चेतन मन है। इंसान सब कुछ 9/10 छुपा के रख दिया, दबा दिया है, निकाल नहीं पा रहा है। जो दिख रहा है वो 1/10 है। नाम आ रहा होगा ऑस्ट्रिया के सिगमंड फ्राइड, मनोविश्लेषणवाद या मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड। संज्ञानात्मक पियाजे, जबकि व्यवहारात्मक सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का है। उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, सीखने के वक्र। भाई ध्यान रखना, हमेशा सीखने के वक्र बना ही क्यों रहे? आपके घटने के लिए, आपके जीवन में पीछे जाने के लिए, आपकी गाड़ी पीछे ले जाने के लिए नहीं, गाड़ी को आगे ले जाने के लिए। कभी कभार कुछ शब्द सोचे जाते हैं और गाड़ी को आगे ले जाना है तो वो आपके विकास, प्रोग्रेस से संबंधित है। इसीलिए बोला जाता है कि सीखने के वक्र जो होते हैं आपकी प्रगति के सूचक हैं, आपकी प्रोग्रेस के सूचक माने जाते हैं। और एक बात और, वो ये भी पूछ सकता है कि जो सीखने के वक्र जो होते हैं, अवरुद्ध वक्र जो है, किसने दिए थे? तो वक्र पठार 1885 में उसी व्यक्ति ने दिया था जिसका नाम हरमन एबिंगहास है। हरमन एबिंगहास ने ही दिए थे सीखने के वक्र। और ये वही हरमन एबिंगहास है जिसने सबसे पहले 1885 से 90 के बीच में मेमोरी, स्मृति, फॉरगेटन यानी कि विस्मृति, और विस्मृति के कर्व पे भी सबसे पहले अध्ययन करने वाला या इन पर विस्तार से चर्चा करने वाला, या स्मृति, विस्मृति और विस्मृति कर्व के जनक भी आपके हरमन एबिंगहास ही माने जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आंसर 10वें का ए तो आप लगा ही लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई 11वां क्वेश्चन, तो बहुत काम का है भाई। 23 तारीख को एग्जाम है भाई। आपने पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि बच्चे कुछ उदास हो गए, नाराज हुए, थोड़ी सी एनर्जी कम हुई, लेकिन अब निकल जाओ भाई उससे। 10 ही दिन रह गए ना, 10 दिन जी जान लगा डालो, सही तरीके से स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए सही प्रबंधन के साथ प्रैक्टिस कर डालो, पास हो जाओ आप लोग, और हो जाएंगे। बस मेहनत सही तरीके से की होगी तो सही तरीके से मेहनत करते रहें और जाग जाएं। आज जाग जाएंगे तो कल जो दिन होगा वो आपका ही होगा, कोई भी छीन नहीं सकता आपसे। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? भाई SLT, सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। और ये सिद्धांत देने वाला था आपका बंडूरा। बहुत फेमस नाम है भाई। और हो सकता है आपको ये सिद्धांत देखने को मिल जाए कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया। कनाडा के अल्बर्ट बंडूरा ने, जिनके सिद्धांत को अवलोकन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, प्रेक्षण का सिद्धांत, प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन,
ये सारे सिद्धांत एक ही व्यक्ति के द्वारा दिए गए हैं और वो आपके व्यक्ति हैं बंडूरा। और साथ में वॉल्टर का नाम आ रहा है तो ध्यान में रख लीजिएगा कि वॉल्टर ने भी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। ठीक है, जिन्होंने बताया कि बच्चा जो होता है ना वो देखकर, अवलोकन के द्वारा, ऑब्जर्व करने के द्वारा, अनुकरण के द्वारा जो चीज उसके आसपास होंगी उसको नकल करके सीखने की कोशिश करेगा। किसके अनुसार? बंडूरा के अनुसार। और याद करता हूं मैं, बंडूरा ने जो थे ना अपना जो प्रयोग किया था ना बारबी डॉल पर प्रयोग किया था, हिंसात्मक रूप याद कीजिएगा। 3 गुड़ियों को वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट किया। एक व्यक्ति गुड़िया को मार रहा है, दूसरा व्यक्ति गुड़िया के साथ खेल रहा है, जबकि तीसरा व्यक्ति गुड़िया को ना मार रहा है ना ही खेल रहा है। अब कुछ दिनों तक मारा गया, कुछ दिनों तक खेला गया, कुछ दिनों तक गुड़िया के साथ कोई व्यवहार ही नहीं किया गया। तो बाहर बचे हुए बैठे कुछ बच्चे थे जो तीनों वीडियो फिल्म को देख रहे थे ना, कुछ दिनों बाद वही अनुकरण करना चालू कर दिए। देखकर परीक्षण के द्वारा, अवलोकन के द्वारा पहली वीडियो फिल्म के बच्चे मारने लगे गुड़िया को, दूसरी वीडियो फिल्म के बच्चे गुड़िया के साथ खेलने लगे, तीसरे वाले न्यूट्रल हैं। यानी कि सीखने में, समाज में जो चीजें हो रही हमारे सामाजिक अधिगम में उसको अनुकरण परीक्षण के द्वारा सीखेगा अल्बर्ट बंडूरा। और भी है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। चलिए अब हम लोग 12वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मिरर ड्राइंग परीक्षण। भाई ध्यान रखिएगा, मिरर ड्राइंग जो होता है ना, जब आप इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे ना तो इंजीनियरिंग में भी ये टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से लैंप लगा के बच्चे लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग करते थे। अभी इतना ध्यान रखिएगा कि मिरर ड्राइंग परीक्षण जो है, ये टेस्ट जो है अधिगम से संबंधित है। जब आप अधिगम पढ़ोगे तो थॉर्नडाइक नामक महोदय ने अधिगम अंतरण या अधिगम स्थानांतरण की विचारधारा या कॉन्सेप्ट को दिया था, जो थॉर्नडाइक इसके जनक माने जाते हैं। तो अधिगम अंतरण में या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जिसके जनक थॉर्नडाइक हैं, वहां पर इस टेस्ट का प्रयोग बताया गया है, जैसे दर्पण चित्र परीक्षण के नाम से जानते हैं, मिरर ड्राइंग परीक्षण। यानी कि 12वीं का आंसर अधिगम आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही है आपका। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्यिक बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न अब थोड़े धीरे धीरे कम आना चालू हो गए हैं, अब नहीं आते। ये पुराने पेपर हैं तो आ गया है। अब 14 नंबर देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। 14 इंपॉर्टेंट है। कौन शेष भिन्न है? कौन शेष से भिन्न है? पहला टीईटी, दूसरा 16 पीएफ, थर्ड ऑप्शन क्लाउड पिक्चर टेस्ट, चौथा ड्रॉ आ मैन टेस्ट, चौथा ड्रॉ आ मैन टेस्ट। बेटा एक भिन्न है। अगर ध्यान से अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे तो टीएटी याद कीजिए, मरे मूरे, मैंने बोला था मरे मूरे ध्यान, मॉर्गन, सीडी मॉर्गन, एच मूरे ध्यान रखेंगे, ने दिया था। क्लाउड पिक्चर टेक्स्ट, क्लाउड पिक्चर टेक्स्ट, क्लाउड यानी कि समझ रहे हो ना बादल, यानी कि क्लाउड के चित्र, और ड्रॉ आ मैन टेस्ट, तीनों भाई प्रक्षेपण टेस्ट हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं। और ये प्रक्षेपण टेस्ट के जनक माने जाते हैं सिगमंड फ्राइड। और ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रक्षेपण टेस्ट होते हैं उनमें हम लोग चित्र बनाकर या कोई पेंटिंग बनाकर या कोई भी हम लोग ऐसा डायग्राम बना देंगे जिसके द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा एक वो था हरमन रोसार्क, जिसने स्याही धब्बा परीक्षण दिया था, 10 ताश के पत्तों पर प्रयोग किया था, कुल कार्डों की संख्या उसमें 10 थी, उस पर चित्र बने थे, तो चित्र बने थे, कुछ ड्राइंग अजीब सी बनी थी ना, तो वो सारे टेस्ट आपके प्रोजेक्टिव प्रक्षेपण होते हैं जिसमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, और देने वाले थे सिगमंड फ्राइड। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, टीएटी, ड्रॉ आ मैन और क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ये तीनों प्रोजेक्टिव प्रक्षेपण टेस्ट हैं, जबकि 16 पीएफ आपका प्रक्षेपण टेस्ट नहीं है। पहले तो ध्यान रखिएगा, 16 पीएफ रेमंड कैटल ने दिया था, ध्यान रखिएगा। 16 पीएफ पर्सनालिटी फैक्टर, 16 व्यक्तित्व कारक, व्यक्तित्व में 16 कारक होते हैं, और ये देने वाला था आपका कौन? रेमंड कैटल ध्यान रख लीजिएगा, पूरा नाम रेमंड कैटल बोल दिया, कैटल ने दिया था 16 पीएफ। यानी कि एक ही टेस्ट सेकंड ऑप्शन का 3 से अलग देखने को मिल रहा है, 3 एक समान है। पहला
तीसरा, चौथा, जबकि बी ऑप्शन आपका अलग जा रहा है, जो कि आपका सब्जेक्टिव या आत्मनिष्ठ टेस्ट में एक आविष्कारिका का काम करेगी। ठीक है, तो 16 पीएफ हमारा भिन्न है, और जो देने वाला व्यक्ति था 16 पीएफ वो आपके थे, आपके कौन, कैटल साहब। 16 पीएफ कैटल ने दिया। ध्यान रखिएगा, आंसर आपका बी ही सही है। जबकि टीएटी याद करो, सीडी मॉर्गन, एचए मूरे, इतना तो ध्यान में रहेगा ही रहेगा। उम्मीद करता हूं कि 14 वाला क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए आपका हाँ, चलिए 15वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विकासात्मक कार्य। कार्य यानी टास्क, प्रत्यय के प्रतिपादक। देखिएगा, जब आप विकास की अवस्थाएं पढ़ोगे, ग्रोथ, डेवलपमेंट, वृद्धि, विकास पढ़ोगे, तो वहां पर एक व्यक्ति आएगा, हैविंग हस्ट, यानी कि 15वें का बी बोल रहा हूं मैं, हैविंग हस्ट। हैविंग हस्ट, हैविंग हस्ट ने ही हमारी जो डेवलपमेंट की अवस्थाएं जो होती हैं, उस विकास की अवस्थाओं में एक कुछ टास्क, हर अवस्था में कुछ टास्क देने की बात करी कि कितनी उम्र में ये काम कर लेना चाहिए। अगर नहीं कर पाए तो हमारे आगे की विकास की अवस्था है वो प्रभावित होगी। बात भी सही है, अगर हम 4 साल में बोलना नहीं सीख पाए तो आगे हमें दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ टास्क हैं उतनी उम्र में कंप्लीट हो जाना चाहिए। कुल 8 अवस्थाएं हैविंग हस्ट ने अपने विकासात्मक कार्य के सिद्धांत में बताए हैं, जहां वो ये बोलता है कि हर अवस्था में कुछ कार्य बताए गए हैं, उस उम्र में वो टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं कंप्लीट होंगे उस अवस्था, विशेष अवस्था में, तो आगे आने वाली अवस्था हमारी प्रभावित होगी। तो ध्यान रखिएगा, हर विकास की अवस्था में कुछ कार्य होते हैं, उसको कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसे डेवलपमेंट टास्क बोलते हैं। और विकासात्मक कार्य के प्रत्यय का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति हैविंग हस्ट था, जिससे मनोजैत सिद्धांत भी देने वाला था ये आपका हैविंग हस्ट। 15वें का आंसर आपने बी हैविंग हस्ट लगा लिया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब हम लोग सीखने पे पलायन की ओर आगे बढ़ते हैं। 16वें नंबर का क्वेश्चन, सीखने में पलायन। भाई 11.2 मीटर पर सेकंड से याद करो, एस्केप वेलोसिटी होती थी, किसी को फेंक दें तो वो अंतरिक्ष से वापस नहीं आता था। तो हम सीखने में पलायन की बात कर रहे हो। भाई सीखना चाह रहे हो, सीखना है, लेकिन सीखने से भाग रहे हो, तो ये पुनर्बलन सकारात्मक तो हो ही नहीं सकता। पीछे आ रहे हो ना, हट रहे हो, तो ये आपका नकारात्मक पुनर्बलन होगा। ठीक है, यानी कि 16 का आंसर आपका बी है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, आपका 17वां। ठीक है, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, यानी कि थॉर्नडाइक की बात आ गई, क्योंकि प्राथमिक और गौण नियम देने वाला वही था। देखिएगा, अभिवृत्ति, जिसे मनोवृत्ति के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आप मन से, अपने एटीट्यूड से कितने तैयार हो किसी चीज को हल करने के लिए। अभिवृत्ति का नियम थॉर्नडाइक का गौण नियम है। समानता का नियम, समानता का नियम या साहचर्यता का नियम, या समानता के नियम को आत्मसातकरण का नियम भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सहचर, सहचर अंतरण का नियम, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा थॉर्नडाइक के गौण नियम में है, प्राथमिक नियम नहीं है। और वो ऑप्शन बोल रहा कि कौन सा प्राथमिक नियम है, यानी कि बी ऑप्शन, प्रभाव का नियम। यानी कि सब्जी बनाई, कितनी टेस्टी बनी, प्रभाव का नियम है। टेस्टी बनेगी तो अगली बार जरूर बनाओगे, टेस्टी नहीं बनाओगे तो पुनर्बलन कम हो जाएगा, पीछे हट जाओगे, संतोष नहीं, असंतोष मिलेगा। अगर मटर पनीर, शाही पनीर अच्छा बन गया तो संतोष मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा, काम को आगे बढ़ाएंगे। रिजल्ट बहुत 90%, 95% हो गया तो पुनर्बलन बढ़ गया। आपका प्रभाव, रिजल्ट, प्रभाव परिणाम बेहतर रहा तो आप और आगे निकल जाओगे। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो असंतोष आ जाएगा, पुनर्बलन कम आएगा। यानी कि रिजल्ट पर निर्भरता, रिजल्ट कैसा रहा, वो प्रभाव का नियम है, जो कि आपका एक प्राथमिक नियम की बात करता है। 17 का बी ऑप्शन, सेकंड नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है। उम्मीद करता है हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब ध्यान से।
चलिए अब कौन सा है अगला क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से देखेंगे। जब किसी व्यक्ति की एक परिस्थिति में अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? कूट कूट के चिल्ला चिल्ला के आप लोगों ने अधिगम में ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा कि जो चीज़ सीखते हैं, पूर्व ज्ञान जो कुछ भी सीखा, अब वो नवीन या नई चीज़ को सीखने में मदद कर रहा है या मदद नहीं कर रहा है, कितना पुराना सीखा हुआ ज्ञान नई चीज़ में ट्रांसफर हो रहा है, वो टॉपिक अधिगम स्थानांतरण, अधिगम अंतरण के नाम से जाना जाता है। और जिसे देने वाले थे आपके एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ठीक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो ये टॉपिक है आपका अधिगम अंतरण का, 18वें का। सी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही है, जहां पर आप लोग क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, पार्श्विक, द्विपार्श्विक, सकारात्मक, नकारात्मक, जीरो, और बाइक से कार चलाना या साइकिल से हीरो होंडा चलाना ऊर्ध्वाधर अंतरण का एग्जाम्पल है, याद करिएगा, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर अंतरण का एग्जाम्पल है, आता है, कराऊंगा, नया क्वेश्चन बनाऊंगा आपके सामने और इसको फिर से नए क्वेश्चन में आपको शामिल करके वहाँ पे एक बार और बता दूंगा। अभी आप अधिगम अंतरण, तब भी चीज़ें आपको याद आ रही होंगी। 20 देखिएगा, जी वालस, ग्राहम वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण। देखिएगा आ गया ना क्वेश्चन, कहा था इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे सृजनात्मक चिंतन परीक्षण बोले तो टॉरेंस का नाम है। सृजनात्मक चिंतन परीक्षण के जनक कौन है? वो टॉरेंस हैं। लेकिन सृजनात्मक चिंतन के कुछ चरण हैं, 4 चरण बताए हैं, ये जी वालस ने बताए हैं, आपके ध्यान में रखिएगा, ग्राहम वालस ने, कि सृजनात्मक चिंतन के जो 4 चरण होते हैं उसका प्रथम चरण क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी एक दिन में नहीं आती। अब समझिएगा सृजनात्मकता, मान लेते हैं कि आपके पास एक गुड़िया है, मजा नहीं आया गुड़िया के साथ खेलने में आप लोगों ने, अब उसको तोड़ा फोड़ा, उसके कपड़े वपड़े यहाँ से वहाँ कर दिए, कपड़े वपड़े आपने कुछ नया कुछ करके, कपड़े वपड़े उसकी बुंडी बुंडी हाथ पैर यहाँ करके, मतलब कुछ चीज़ थी, आपने उसको नया बना दिया। कुछ चीज़ पहले से तो थी ना गुड़िया, आपकी वो गुड़िया प्रत्यक्ष में तो थी, और प्रत्यक्ष पूर्व चीज़ से आपने नई चीज़ बना दी अपने दिमाग के द्वारा। यानी कि नई चीज़ बनाओगे ना तो नई चीज़ में पुरानी चीज़ मदद करती है, तो पूर्व ज्ञान या पुरानी गुड़िया आपके जरूर काम में आई होगी आपके, ध्यान रखिएगा। तो क्रिएटिविटी में पुरानी चीज़ें काम में आती हैं, तो वही आपका क्रिएटिविटी होती है। तो क्रिएटिविटी एक दिन में तो आएगी नहीं। सबसे पहले इसका पहला चरण होता है उपक्रम। उपक्रम यानी कि आंसर 20वें का चौथा है, लगा लेंगे हम लोग 20वें का चौथा। उपक्रम का अर्थ होता है योजना या प्लानिंग। कुछ चीज़ आविष्कार करना चाहते हो, नया बनाने चाहते हो, तो सबसे पहले प्लानिंग तो दोगे ना, वो प्लानिंग है, रूपरेखा, वो है उपक्रम, यही उसका आंसर है। जबकि दूसरा चरण होता है उद्भव और तीसरा चरण होता है उद्भासन। उद्भासन यानी कि दिमाग की बत्ती चल गई, मेरे अंदर आइडिया आ गया। उद्भासन यानी कि मेरे दिमाग की बत्ती जल गई है, इंसाइट आ गया, आइडिया आ गया, चीज़ मैंने बना ली, नई चीज़, और नई चीज़ बना ली तो चेक करो वो सही बनी है कि गलत बनी है भाई, वो है मूल्यांकन क्वेश्चन नंबर। क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार वो पहला चरण बोल रहा है, तो हमें ध्यान में रखना है प्रथम चरण उपक्रम होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था भाई, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन भाई एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने किया था। याद कीजिए भाई, जिन्होंने प्राथमिक और गौण नियम बोले, जिसने शिक्षा मनोविज्ञान पे भी काम किया, और याद कीजिए इसने बुद्धि के मूर्त, अमूर्त और सामाजिक 3 भागों में बुद्धि बताई थी, और बुद्धि में इसने बहुत तत्व सिद्धांत, बालू के ढेर का सिद्धांत भी, परोपवाद, अनुवाद, बालूवाद का सिद्धांत पे भी चर्चा करी है। प्रयत्न भूल का सिद्धांत दिया, जिसे एसआर के नाम से जानते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया के नाम से जानते हैं, जिसने बिल्ली और मछली पर अपना एक प्रयोग किया था एसआर सिद्धांत में, उद्दीपक अनुक्रिया में। आंसर लगा लिया होगा 3rd नंबर। देखिए हर कोई इंसान
त्रुटि प्रयास भूल से ही सीखता है। अगर किसी अब्दुल कलाम जी ने भी बोला भी था एक बार, अगर किसी व्यक्ति को पहली बार में सफलता मिल गई और वो दूसरी सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, तो समझ लीजिएगा पहली सफलता जो है उसे धोखे में मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने दूसरी सफलता जो प्राप्त करना चाहता था उसमें उसने काम नहीं किया। तो भूल, त्रुटि, एरर हमारे जीवन का हिस्सा है कुल मिला के, ठीक है। भूल, त्रुटि, एरर, इन्हीं से तो इंसान सीखता है। बात भी सही है। 21 क्वेश्चन आपके सामने हम लोगों ने चर्चा कर लिए हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। 22वें पे आ गए, यानी कि आज पूरा मॉडल पेपर होके जाएगा आज से। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट भाई, 22वां मैंने यहां से देख लिया, व्यक्तित्व से संबंधित है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन शारीरिक, भौतिक भी हो सकता है, शरीर को भौतिक भी बोलते हैं, गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। ये परिभाषा देने वाले कौन है? देखिएगा बच्चा, जब व्यक्तित्व पढ़ोगे, पर्सनालिटी, तो वहाँ 5-6 परिभाषाएं हैं। उन परिभाषाओं में अल्पोर्ट यानी कि सी ऑप्शन, जिसने सील गुणों का सिद्धांत दिया, अल्पोर्ट ने ही सील गुणों का सिद्धांत दिया था और कैटल ने, तो मुख्य रूप से अल्पोर्ट ध्यान में रखेंगे। तो अल्पोर्ट की परिभाषा व्यक्तित्व में बहुत महत्वपूर्ण है। वो बोलते हैं कि व्यक्तित्व जो होता है ना, वो आपके शरीर और मन, यानी कि शरीर गुणों का स्थिर नहीं गतिशील संगठन है, जो वातावरण में एक अनूठा समायोजन स्थापित करने का काम करता है। यानी कि परिभाषा में अल्पोर्ट की अनूठा समायोजन या एक बेहतरीन समायोजन तभी स्थापित होगा जब आपका मन और शरीर का संगठन जो होगा स्थिर नहीं, गत्यात्मक, डायनेमिक होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा। और सी ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा, आप लोग बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग 23rd पे बढ़ते हैं। सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत संबंधित हैं। देखिएगा, गेस्टाल्ट, भाई गेस्टाल्ट की बात आ गई ना, तो ऑप्शन नंबर डी, कोहलर, सूझबूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट सिद्धांत, जो जर्मन की विचारधारा गेस्टाल्ट भाव, संपूर्णता, समग्रता पर आधारित है। सुल्तान ने सिद्धांत दिया था ना, याद कीजिए, सुल्तान ने जो सिद्धांत दिया है सूझबूझ का, जो गेस्टाल्टवाद पर आधारित है, जिसने कैनारी नामक शहर में टेनरिफ आइलैंड के पास कुछ चिंपैंजी वनमानुषों पर प्रयोग किए, लेकिन सबसे सफल प्रयोग सुल्तान पर किए गए थे, तो ध्यान में रखिएगा। और इनकी थ्योरी, अगर ध्यान से आपने बचपन में कौवे की स्टोरी पढ़ी होगी, कौवे की, जब वो भूखा प्यासा होता है कौवा, तो पानी के लिए कंकड़ों को करता है, तो उसी सूझबूझ पर इनका सिद्धांत आधारित है, पर जिसमें प्रत्यक्षीकरण वो पूरा आसपास देखेगा, उसके अंदर सूझबूझ आ जाएगी, गेस्टाल्टवाद पे आधारित है आपका कोहलर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर वो ये बोले गेस्टाल्ट थ्योरी सिद्धांत का जनक कौन है, तब आपका कोहलर नाम नहीं आता है। सिद्धांत बोले कि किसने दिया, ठीक है, जबकि बोले कि विचारधारा का जनक कौन है, तो दूसरा नाम आ जाएगा आपका मैक्स वर्दिनियर। अगर आपसे बोले गेस्टाल्टवाद का जनक कौन है, तो आपका कौन आ जाएगा, आपका अभी जो मैंने नाम बोला वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, मैक्स वर्दिनियर। लेकिन अगर सिद्धांत बोले तो आपका कोहलर। इतनी बात हो गई। चलिए अब हम लोग हैं 24, आंसर मिल ही गया होगा उसका। चलिए 23rd का कोहलर था। अब भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित है, नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा का घटक ध्वनि की गति के अनुक्रम यानी कि क्रम संचालन, जिसका आंसर आपका 3rd वाला इसका आंसर है। एक बार देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, 24 का सी ऑप्शन व्याकरण से रिलेटेड है। अब देखिएगा 24 है। अब 25 देखेंगे हम लोग। वुडवर्थ के अनुसार, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। भाई ध्यान रखना, स्मृति में वुडवर्थ का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 तत्व बताए हैं वुडवर्थ ने, धारण है, पुनः स्मरण है,
और पहचानना भी है, लेकिन तर्क करना, संज्ञान करना मेमोरी का तत्व नहीं है। वुडवर्थ के अनुसार आपका गलत आंसर है तर्क करना, जबकि धारण करना, पुनः स्मरण और पहचानना वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के आयाम हैं, तर्क करना नहीं है। ये क्वेश्चन फिर से किसी न किसी रूप में रिपीट होने की संभावना है, या वो वुडवर्थ की परिभाषा मेमोरी से संबंधित पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26 देखिए, TAT बनाया गया था भाई, थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। रोसार तो हो नहीं सकता, स्याही धब्बा है। अल्पोर्ट हो नहीं सकता, स्मीरों का है। मैस्लो हो नहीं सकता था, जिसे आत्मसिद्धि या मानवतावादी सिद्धांत या मांग पूर्ति सिद्धांत। यानी बचा कौन सा? मरे। यानी 26वें का आंसर है मरे। CD मॉर्गन, H मरे, याद कीजिए, मरे मूरे के नाम से TAT देने गए, मरे मूरे, TAT देने गए, मरे मूरे। व्यक्तित्व से संबंधित 26 का आंसर मरे लगा लीजिएगा, चौथा। उम्मीद करता हूँ आप लोग लगा लिए होंगे। अब देखिएगा 27, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। भाई लक्ष्य आपका सामने है, गोल डायरेक्ट, आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके अकॉर्डिंग व्यवहार कर रहे हो, लेकिन बाधा आ गई तो अभिप्रेरणा कहाँ से होगा? बिल्कुल नहीं। आक्रामकता भी नहीं, मारने जोड़ने की तो काम हो ही नहीं रहा है, संवेग नहीं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में अगर बाधा है तो हमारे अंदर कुंठा, फ्रस्ट्रेशन होती है। यानी कि 27 का C, कुंठा, बिल्कुल सही है। अब 28 देखिए आप लोग, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? भाई आंखों का कलर जो होता है वो डायरेक्टली आपकी जेनेटिक्स, आनुवांशिकता से संबंधित है। ठीक है, चलिए 28 क्वेश्चन हो गए, अब 29 बचा है। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से? भैया बुद्धि से संबंधित है, MA/CA, याद कीजिए, MA बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, आधार आयु मेंटल एज। ठीक है, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो ध्यान में रखिएगा, बुद्धि से संबंधित है। 29 का आपका थर्ड आपका बिल्कुल सही है। आधार आयु बेस ईयर जो होता है ना, सब बेस ईयर, टर्मिनल ईयर, ये आपकी बुद्धि से संबंधित है। आपके 29 का बिल्कुल और बिल्कुल C ऑप्शन बिल्कुल सही है। और लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन बता रहा है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा उतारे तो ये किसका उदाहरण है? देखिए बच्चों, एक टॉपिक है समायोजन, और समायोजन का अर्थ होता है कि हम कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में एक साथ तो रहता नहीं, कब कौन सी पॉजिटिव चीज़ आ जाए, कौन सी नेगेटिव चीज़ आ जाए। तो नेगेटिव चीज़ आती है तो हम झेल नहीं पाते हैं, तो दूसरे पे गुस्सा उतार देते हैं। जीवन बड़ा खतरनाक है, बहुत सारी सिचुएशन हमारे सामने आती हैं, उन सिचुएशनों में हम अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं उससे संबंधित एक अध्याय है समायोजन, जिसे रक्षा युक्तियों के नाम से जाना जाता है। समायोजन, रक्षा युक्तियाँ या एडजस्टमेंट डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा युक्तियाँ। और ये टॉपिक जो होता है आपका देने वाला था सिगमंड फ्राइड। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड ने कुछ रक्षा युक्तियाँ समायोजन में बताई हैं कि कैसे इंसान अपने जीवन में आई समस्याओं को डील करेगा, किस तरीके से, उससे संबंधित सिद्धांत हैं। जैसे कि ये चारों आप देख रहे हो ना, इस पर मैं एक बार आपके कम से कम 10 वर्ड आपको नए नए देखने को मिलेंगे। इस पर मैं सेपरेट थ्योरी बना दूंगा। अभी सिर्फ आप एग्जाम्पल देखिए, अंगूर खट्टे हैं ना, नहीं मिले तो खट्टे होंगे ना। ठीक है, अंगूर खट्टे हैं, नहीं मिले तो खट्टे ही होंगे ना। नहीं मिली तो चीज़ बेकार है, समझ रहे हो ना। नहीं मिली, वो चाहिए था, नहीं मिला तो अरे वो सुंदर नहीं था, बेकार था, मज़ा नहीं आया, बेकार लगती थी। ठीक है, मैं देखने में अच्छी नहीं थी, यानी नहीं मिले तो खट्टे ही होंगे ना। वो इसी टॉपिक से संबंधित है। और ऑफिस में आपने काम नहीं किया, बॉस ने आपको डांट दिया, इतने सबके सामने डांट दिया, आपको इंसल्ट फील हुई, आपका दिमाग ख़राब हो गया ऑफिस में। अब आप आए, बॉस का तो कुछ खट सकती नहीं है, तो आपने घर पे आके रास्ते चलते घर पे जैसे ही पहुँचे, बीवी ने आपको चाय वाय नहीं दिया, बच्चा उधम कर रहा था, बच्चे को खींच के मार दिया या बीवी को डांट दिया, यानी वो गुस्सा शिफ्ट हो गया, दूसरी जगह विस्थापित हो गया। इसका आंसर तो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब कोई चीज़ नेगेटिव चीज़ है आपकी, डांट पड़ दूसरी जगह गुस्सा उतार दें, कोई चीज़ की कहीं चीज़ उतारें, तो वो विस्थापन कहलाता है। शांति मिल जाएगी, उसमें उतार दिया, ठंडक मिल जाएगी, ये विस्थापन है। 30 का आंसर ए है। इस पर सेपरेट टॉपिक हम लोग बना के, सारे के 10 पॉइंट हैं, देवा स्वप्न हो गया, उदात्तीकरण हो गया, विस्थापन हो गया, सारे टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो आज का हमारा CDP का टॉपिक सेट पेपर यहीं तक का था। अगर आपको बच्चों थोड़ा सा भी पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।
बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। 23 जनवरी के लिए बिंदास होके जाइएगा। 10 दिन अच्छे से तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से पुराने क्वेश्चन और सेट पेपर का अवलोकन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। पुराने पेपर देखने से कॉन्फिडेंस आएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ बने रहिए और हमारे चैनल जीएस वाला को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करवाते रहिए। मैं सतीन कुमार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।